डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ी शांति की उम्मीद। 40 दिन से जारी जंग के बाद अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पर बनी सहमति। सीज फायर के बाद ईरान में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे लोग। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजरायल ईरान के बीच हमले जारी। अमेरिका ईरान में 2 हफ्तों के बाद सीज फायर के बाद 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगी बातचीत। जेडी वैंस और ट्रंप के दामाद कुशनर इस्लामाबाद वार्ता में होंगे शामिल। असम, केरल और पुडुचेरी में थमा प्रचार। मंगलवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। असम में अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक दूसरे पर साधा निशाना। कल 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में होगा मतदान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर। पश्चिम एशिया में बड़ी शांति की उम्मीद। 40 दिन से जारी जंग के बाद 2 हफ्ते का सीज फायर। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीज फायर। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर का किया ऐलान। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। ईरान हॉर्मुज खोलने पर राजी। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगी बातचीत। सीज फायर के बावजूद इजरायल ईरान के बीच हमले जारी। सीज फायर के ईरान में जश्न मनाने सड़कों पर उतरे लोग। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्तों के सीज फायर पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की अपील के बाद लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर 2 हफ्तों के लिए हमले रोकने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर बताया कि ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए स्थगित करने के लिए राजी हूं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा, हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होगा। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 10 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज खोलने की जानकारी दी और अपने नागरिकों से कहा कि इस दौरान राष्ट्रीय एकता बनाए रखना और जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखे। वहीं सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वह उसकी पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे। उन्होंने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की भी धमकी दी थी। यह सीज फायर लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होगा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच 10 अप्रैल को औपचारिक बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुरू होगी। ईरान और अमेरिका के बीच घोषित 2 हफ्ते के सीज फायर के बावजूद जमीनी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वायुसेना ईरान में लगातार हमले कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से लेबनान को भी सीज फायर में शामिल बताए जाने के बावजूद इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्रवाई रोकने के संकेत नहीं दिए हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, जैसे कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कहने पर ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की सहमति बन गई है, वो भी 2 हफ्तों के लिए। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो मंगलवार को जो डेडलाइन दी थी ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए, ठीक उसके खत्म होने से पहले ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए इसे ईरान के साथ जंग रोकने की घोषणा कर दी है। मतलब एक तरह से ये अस्थायी सीज फायर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सभी अमेरिकी कार्रवाई फिलहाल रोकी जा रही है क्योंकि यह कूटनीति के लिए एक संभावित मौके का संकेत है। मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमलों को रोकने के लिए सहमत हुआ हूं, लेकिन ईरान ने जो जंग रोकने के लिए 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है, मैं आपको बता दूं कि ईरानी मीडिया का कहना है कि वह युद्ध की समाप्ति को
तभी स्वीकार करेगा जब ईरान की मांगों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। उसके बाद ही ईरान इस जंग को अंतिम रूप देने के लिए सहमत होगा। हालांकि मैं आपको यह बता दूं कि ईरान के जो इस युद्ध की जो सीज फायर हुआ है उसे लेकर के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इसकी घोषणा का स्वागत किया है और सभी पक्षों से क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति की राह बनाने के लिए संघर्ष विराम की शर्तों का पूर्णतः पालन करने का आह्वान किया है। उधर जापान ने भी और अन्य देशों ने भी यूएस ईरान के बीच सीज फायर का स्वागत किया है। ईरान ने अपने मुआवजे में जो एक खास बात जोड़ी है, उसने यह कहा है कि उसका युद्ध का मुआवजा मिले और यह शर्तें जो हैं तेहरान की उस कोशिश को दिखाती हैं कि जिसके तहत वह इस संघर्ष के नतीजों को महज एक अस्थायी संघर्ष तक नहीं रखने के बजाय एक व्यवस्थित वैश्विक समझौते के रूप में देखना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में एक अस्थायी शांति बन सके। ठीक है मनीष, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आखिर 40 दिनों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन वहीं बात करें, इजरायल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में होगी बातचीत। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होगी बातचीत। जेडी वैंस मीटिंग में होंगे शामिल। जेडी वैंस और ट्रंप के दामाद कुशनर इस्लामाबाद वार्ता में होंगे शामिल। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। अमेरिका और ईरान को इस युद्ध विराम के लिए मनाने में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी सीज फायर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं युद्ध विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को यूएस और ईरान को इस्लामाबाद में बातचीत के लिए बुलाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक निर्णायक समझौते पर पहुंचाना है। मालूम हो कि यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया था जब यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि मंगलवार को अमेरिका ईरानी सभ्यता को मिटा देगा। पाकिस्तान में होने वाले इस बातचीत को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने CNN को बताया कि लोग बात करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट या व्हाइट हाउस की तरफ से जब तक कुछ नहीं कहा जाए तब तक कुछ भी फाइनल नहीं है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आज मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलेंगे टीएमसी नेता। एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर पूछेंगे सवाल। सीएम ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला। टीएमसी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा। ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगे टीएमसी प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्म है। इसी सिलसिले में आज टीएमसी नेता चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में डेरेक ओब्रायन, सकेत गोखले, मेड़का गुरुस्वामी और सगरिका घोष शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। इसका बड़ा कारण राज्य में मतदाता सूची का एसआईआर भी है, जिसके चलते राज्य में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी अपने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस बीच अब एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर टीएमसी ने आज यानी कि बुधवार को चुनाव आयोग से मुलाकात करने की तैयारी की है। पार्टी का कहना है कि यह प्रक्रिया कई लोगों के वोट देने के अधिकार को प्रभावित कर रही है। टीएमसी ने राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन से कहा कि उन्होंने सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और मंगलवार को आयोग से मुलाकात के लिए समय मिला। इसके बाद आज बुधवार को 4 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में ओब्रायन, सकेत गोखले, मेड़का गुरुस्वामी और सगरिका घोष शामिल होंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां 3 राज्यों में कल होगा मतदान। असम, केरल और पुडुचेरी कल होगा मतदान। असम में 2.50 करोड़ मतदाता और 722 है उम्मीदवार। असम को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देंगे, बोले शाह। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने असम के गुवाहाटी में की रैली। खड़गे ने सीएम हेमंत को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया।
पीएम मोदी पर हमलावर सीएम के स्टालिन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आपको बता दें, केरल और असम और पंडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कल शाम प्रचार का शोर थम गया। अंतिम दिन शीर्ष दलों के नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत डीएमके नेता व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रचार की कमान संभाली। तीनों राज्यों में बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। असम में 126 सीट, केरल में 140 और पंडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं। असम में 2.50 करोड़ मतदाता व 722 उम्मीदवार हैं। केरल में 890 उम्मीदवार व 2.71 करोड़ मतदाता हैं। वहीं पंडुचेरी में कुल 294 उम्मीदवार हैं। यहां 9.44 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव जरूर होगा और जब राज्य में भाजपा सत्ता में आएगी तो सभी घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। वहीं पथारकंडी में एक चुनावी रैली में शाह ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने असम की बराक घाटी में घुसपैठियों को पनाह दी, जिसमें वे श्रीभूमि, सिलचर और कछार जिलों में हावी हो गए हैं। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वह जानती है कि यह कानून यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में कोई भी घुसपैठिया ना रहे। अमित शाह ने कहा, बांग्लादेश से सताए हुए हिंदू इस कानून के दायरे में आते हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है पर मुस्लिम घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाती है। उन्होंने कहा कि देश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा, राहुल बाबा सुन ले, हम असम को घुसपैठियों का इलाका नहीं बनने देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम के गुवाहाटी में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की और चुनावी रैलियों को संबोधित किया। खड़गे ने विश्वास जताया कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस नीत गठबंधन 126 में से 72 से 73 सीटों पर जीत हासिल करेगा और सरकार बनाएगा। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और उन पर सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। खड़गे ने मांग की कि हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के विदेश में संपत्ति होने और 3 देशों के पासपोर्ट रखने के आरोपों की केंद्र सरकार जांच करे। 9 अप्रैल को भाजपा को वोट देना है। ये पूरे क्षेत्र से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहली बार सरकार बनी, हमने घुसपैठ को समाप्त कर दिया। अब नए घुसपैठिए नहीं आते। त्रिपुरा और बंगाल से आते थे। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी, वो भी बंद हो गया। और ये 5 मई को आसाम के साथ साथ बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है, वो भी समाप्त। जो इल्जाम उन पर लगाया गया है, उनकी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है। कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है। स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे कि सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है लखनऊ से, जहां सीएम योगी की कैबिनेट बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने लगाई मोहर। शिक्षा मंत्रियों का मानदेय 18,000 रुपए करने को मंजूरी। आंचलिक अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपए और आंचलिक अनुदेशकों का मानदेय
17,000 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे गई है। अभी तक शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए और अनुदेशकों को 9,000 रुपए का मानदेय दिया जाता था। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने सहमति की मोहर लगाई है। एक अन्य प्रस्ताव में छात्रों को वितरित करने के लिए 25 लाख टैबलेट की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं और अब 25 लाख टैबलेट और खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 52 जनपदों में परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए PPP मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया गया है। परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए कैबिनेट ने PPP मॉडल पर 49 नए बस अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी है। ये बस अड्डे पूरी तरह एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस निर्णय से प्रदेश के 52 जिलों सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्ताव औद्योगिक विकास विभाग का था। इसमें स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत निःशुल्क टैबलेट वितरण हेतु प्रकाशित किए जाने वाले अंतिम बिड अभिलेख के संबंध में आया था। ये 25 लाख टैबलेट क्रय करने के लिए जो भी अंतिम बिड डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर आज मंत्री परिषद से सहमति मिल गई है और इसमें इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था बजट में भी की गई थी और इस पिछले वर्ष भी की गई थी, इस वर्ष भी है। अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जैसे कि कैबिनेट बैठक में सीएम योगी की 17,000 से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है आंचलिक अनुदेशकों के लिए, और शिक्षा मित्रों का बात करें तो 18,000 रुपए उनका मानदेय कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल जो ये कैबिनेट की बैठक हुई थी कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो सबसे प्रमुख फैसले थे इसमें जिनका भी आपने जिक्र किया, जो शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था 10,000 रुपए होता था उसको बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। इसके जो अनुदेशक ने उनका जो मानदेय था 17,000 रुपए कर दिया गया है। तो कह सकती है कि ये बड़ा निर्णय रहा है। इसके अलावा 25 लाख युवाओं को टैबलेट और 52 जिलों में PPP मॉडल पर आधुनिक बस अड्डे बनाने की योजना को मंजूरी सरकार में मिली है। जो मुख्य, इसके अलावा आप कह सकती हैं कि जो मुख्य निर्णय लिए गए हैं वो युवा तकनीक की बात करें तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। उसके तहत 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण फैसला और हुआ है वो जो महापुरुषों की विरासत है उसको सहेजने का फैसला किया गया है। योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास का विकास किया जाएगा। और जो ये बैठक हुई थी इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना इसको स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ये सारा कार्य किया जाना है। इसमें जो महापुरुष हैं, समाज सुधारक होंगे, जो हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक जो मूर्तियां हैं उनकी मूर्तियों को संरक्षण सुरक्षा इसके तहत सुनिश्चित की जाएगी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जो महत्वपूर्ण फैसले कल करने की बैठक में रहे। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 22 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने मोहर लगा दी है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां प्रतापगढ़ में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के 2 दिग्गज नेता पूर्व विधायक धीरज ओझा और बीजेपी के पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा के बीच गाली गलौज और तीखी झड़प हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाली गलौज करते हुए एक दूसरे नेता के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां दोनों नेताओं के समर्थकों में तीखी झड़प भी हुई। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सियासी मर्यादा तार-तार हो गई। एक दूसरे नेता को देख लेने की धमकी तक दे दी गई। दरअसल प्रतापगढ़ के दिलीपपुर में भाजपा के मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और पूर्व विधायक धीरज ओझा के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। इस घटना के बाद दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में ये दोनों दिग्गज नेता सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हैं। इसके पहले भी पूर्व मंत्री के बेटे और पूर्व विधायक धीरज ओझा के बीच हूटर बजाने को लेकर दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें पूर्व विधायक धीरज ओझा और उनके समर्थकों पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। इस पूरे विवाद के बाद भाजपा के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हमने जो सरतकरार की जानकारी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव से लेनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया और बताया कि पूर्व मंत्री का कार्यक्रम दिलीपुर में लगा हुआ है।
तो और पूर्व विधायक का गृह है, उनको भी वहीं रहना था। सवाल अब ये उठता है कि अगर दोनों नेताओं की तकरार हो जाए तो छवि किसकी खराब होगी। हालांकि जिलाध्यक्ष ने भी गोलमोल जवाब दिया। सभी की निगाहें पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई हैं, वह इस मामले में क्या कार्रवाई करवाता है। तो पार्टी का कार्य आप भी कराते, 2 मंडल ले लेते, 2 मंडल हमको ले लेते पार्टी, 2 मंडल आप ले लेते, 2 हम करा देते। इसका तब भी आप नहीं करा। दूसरी बात जो है, गलत आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। ये केवल हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है रानीगंज में, मैं लोकप्रिय हो गया हूं। पूर्व विधायक जी ने जानबूझकर जिला संचालक, जो उस कार्यक्रम के संचालक थे, जिला उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, वो जाके मंच पे बैठ गए। पूर्व विधायक जी कुर्सी जबरदस्ती, जहां पे मंत्री जी को बैठता था उद्घाटनकर्ता के रूप में, जाके वो कुर्सी पे बैठ गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर विधानसभा के सभी मंडलों में 24 घंटे का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अब तकरार तो बहुत बार नहीं हुई, 2 बार तकरार हमारी उनकी हुई है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए क्या कारण है। हम राजनीति को एक शुचिता के पैमाने पर करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।